सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये आपका आ गया एंशिएंट हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है ये। कह रहे कि विद रेफरेंस टू द प्रिवेलेंस ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। देखो अब इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब भी आप आईवीसी पढ़ रहे हैं ना, तो आईवीसी भी आपको कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। कौन कौन? पहली चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है कि सबसे पहले इनकी साइट, हमें साइट्स पे फोकस करना है। दूसरा हमें एविडेंसेस, कि वहाँ से हमें एविडेंसेस क्या मिले। तीसरा में फोकस करना है कि उसमें कुछ कॉमन फीचर्स जो कि हर साइट में हमें मिले हैं, ठीक है। बाकी उसमें चौथा हमें ये देखना है उसमें कि उसमें से रिवर्स कौन कौन सी वहाँ पे जो है वो पास करती है, और उनकी प्रेजेंट लोकेशन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जब हम आईवीसी के पढ़े पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी होती हैं, और इन्हीं चीज़ों को हमें जो है वो वहाँ पे देखना होता है, ठीक है। तो जैसे मैं इसी क्वेश्चन पे आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे कितनी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। देखो अच्छा, जब मैं एविडेंसेस की बात कर रहा हूँ, कुछ कॉमन चीज़ों की बात करता हूँ, तो एविडेंसेस अलग हैं और कॉमन चीज़ें अलग हैं, ठीक है। कैसे? देखो यहाँ पे ये किसके बारे में पूछ रहा है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का यहाँ पे जो है वो ये किस में आएगा आपका? ये फीचर में आएगा, कॉमन फीचर, ठीक है। तो कॉमन फीचर एग्रीकल्चर का होगा, बट एग्रीकल्चर में ही जो कॉमन फीचर है उसमें अलग अलग साइट में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं, ठीक है। जैसे हमें टेराकोटा देखने को मिले, हमें कहाँ पे? बनवाली साइट पे। तो ये बनवाली साइट आपकी कहाँ थी? बनवाली साइट आपकी जो आपका घग्गर रिवर है ना, घग्गर रिवर कहाँ पे? आपका हरियाणा में। तो हरियाणा में ये आपकी साइट देखने को मिलती है। अच्छा, अब आपको कई बार ये पूछेगा, अगर मान लो आपको पूछ लिया कि भाई इसका एक्सकवेटर कौन था, ठीक है। तो कौन था वहाँ पे? आर एस बिस्ट। कब? 1973 में ये डिस्कवर। हालांकि इतना डिटेल में पूछता नहीं है, बट फिर भी, ठीक है। तो टेराकोटा का एक एविडेंस हमें मिल गया कि टेराकोटा का मॉडल यहाँ पे हमें देखने को मिला था, ये प्लॉग था एक, ठीक है। अच्छा, दूसरा एविडेंस ऑफ द प्लॉग फील्ड वाज फाउंड एट कालीबंग, ठीक है। तो कालीबंगन यहाँ पे जो था, ये कहाँ पे था? ये आपका राजस्थान में। आरजे पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता? हमें राजस्थान में देखने को मिला था, ठीक है। तो बनने वाली हमें कहाँ देखने को मिला था? हमें HR हरियाणा में देखने को मिला था। तो यहाँ पे भी हमें प्लॉग का एविडेंस देखने को मिला, ठीक है। अब देखो, जब हम कालीबंगन साइड के ना, जो उसमें एक चीज़ आपने वो देखनी है कि यहाँ पे जो कालीबंगन रिवर ना, ये भी आपकी घग्गर रिवर, ठीक है। कौन सी रिवर? घग्गर रिवर, ठीक है। ये भी आपकी घग्गर रिवर में ही आती है। अच्छा, ये देख लिया। अब मान लो कि इसमें उसने आपको थोड़ा और लेयर में जाके पूछ लिया कि इसके एक्सकवेटर वगैरह कौन थे, तो बट इतना डिटेल में पूछेगा नहीं। बट हाँ, कालीबंगन आपकी बनवाली जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये दोनों आपकी कहाँ पे आती हैं? ये आपकी इंडिया में आती हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंट स्टेटस और लोकेशन, रिवर देख ली हमने। अच्छा, जब हम रिवर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द ट्रेसिस ऑफ कनाल फॉर इरिगेशन हैव बीन फाउंड एंड द साइट्स इन अफगानिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइट थी, कौन? शोर तो गई साइट थी यहाँ पे, ठीक है। तो इस साइट में क्या था कि यहाँ पे कुछ ट्रेसिस ऑफ कनाल मिले थे। ये कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान में, ठीक है। अफ़गानिस्तान में है, यहाँ पे ट्रेसिस ऑफ कनाल्स के ट्रेसिस मिले थे, ठीक है। अब ये चीज़ आपको कहाँ मिली थी? ये चीज़ आपको NCERT, ये भी चीज़ NCERT, ये भी चीज़ NCERT, ये भी चीज़ NCERT, ठीक है। तो ये कॉमन फीचर्स के बारे में उसने पूछा हुआ था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे आपका आंसर बनेगा
ऑप्शन 1 2 3, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बनेगा ये वाला, ऑप्शन डी, ठीक है, 1 2 3। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और ऐड कर लो कि ये जो शॉर्ट हो गई था ना, शॉर्ट हो गया था, इसमें एक चीज़ और ऐड करो कि यहाँ पे ये आपका एक ट्रेडिंग पोर्ट, ट्रेडिंग पोर्ट था, ठीक है, ट्रेडिंग पोर्ट था। ट्रेडिंग पोर्ट ये कहाँ पे था आपका, अफ़गानिस्तान में ही था, ठीक है। तो देखा आपने कि कैसे एक आईवीसी, आईवीसी को पढ़ने का तरीका क्या है कि भाई उसमें साइट्स देखनी है, हमने एविडेंसेस देखने हैं, कॉमन फीचर्स कौन से थे, रिवर्स कौन सा है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो दीपांकरा और संतारकाशिता, संतारकाशिता और दीपांकरा टर्म मेंशन इन द मेडिवल इंडिया वर रिलेटेड टू। कह रहा है कि ये दो टर्म्स जो है वो किससे रिलेटेड है। तो ये आपके कौन से स्कॉलर्स हैं आपके, तो ये आपके जो है वो स्कॉलर्स ऑफ बुद्धिज़्म। अच्छा, इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो ऐड कर लो यहाँ पे। देखो, जब हम स्कॉलर्स की बात करते हैं ना, इन दो स्कॉलर्स की ये किसके पीरियड में थे, किस किस रूलर के पीरियड में थे। तो अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ पता लगी, जब हम स्कॉलर्स पढ़ते हैं तो हमें ये देखना है कि उनका कंटेम्प्रेरी रूलर कौन था, ठीक है। किसी रूलर के कंटेम्प्रेरी होंगे ना ये, तो किसके कंटेम्प्रेरी थे ये, धर्मपाला, ठीक है, धर्मपाला। अब ये धर्मपाला कौन था, तो जो धर्मपाला था ना, ये था आपका जो पाला पीरियड, पाला पीरियड। तो पाला पीरियड, तो ये पाला डायनेस्टी कहाँ थी, ये आपकी ये बंगाल की एक डायनेस्टी थी, ठीक है, ठीक है, बंगाल की डायनेस्टी थी। बट इन दोनों का ये किसके पीरियड में थे, ये धर्मपाला, धर्मपाला के पीरियड में थे। धर्मपाला डायनेस्टी कहाँ की थी, बंगाल की थी। इतनी सी चीज़ आपको बस दिमाग में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इसमें कुछ एडिशन करनी है। तो देखो, स्कॉलर्स स्कॉलर्स के बारे में, जो स्कॉलर्स होते हैं या कुछ आपके मान लो कोई टर्म्स होती हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पे स्कॉलर की बात करते हैं। तो स्कॉलर को जब आप पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे वो किसके कंटेम्प्रेरी हैं वो पढ़ना है, किसके पीरियड में, किसके पीरियड में उन्होंने मान लो कोई उन्होंने कोई बुक लिखी है या कोई कोई उनका वर्क है, कोई उनका वर्क है, वो देखना है हमें, ठीक है। बाकी इसमें इतना ही रखो, बस इसमें इतना ही जानना है कि बाकी जो पाला पीरियड है, जब हम जो डिटेल में पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा इसमें और डिटेल्स, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है ना, मेरे को काफ़ी बच्चों के मैसेज भी आए थे, काफ़ी बच्चों ने मेरे को पूछा था कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। देखो, ये क्वेश्चन आपका ना, जो वोटिव इंस्क्रिप्शंस, ये आपका डायरेक्टली डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी से, ये भी आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया। इसमें ना टर्म्स को खासकर आपने ना, जब आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं ना, उसमें जो टर्म्स दी होती हैं उनको स्पेसिफिकली ना एक एक्स्ट्रा, एक अलग शीट पे उन टर्म्स को जो है वो लिख लिया करो, ठीक है। जैसे टर्म पूछी थी उन्होंने हुंडी, ठीक है। तो ये हुंडी टर्म थी, ये ना काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी 2019-20 में। ये मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, तो 19-20 में ये क्वेश्चन पूछा गया था हुंडी के ऊपर। तो उन्होंने फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया था। तो अभी फिर से ये टर्म्स 2024 में ये न्यूज़ में है टर्म ये। तो ये मान के चलना कि ये शायद से ये पूछ ले, हुंडी पूछ ले। तो टर्म्स की हमेशा एक सेपरेट शीट बना के रखो इसके लिए। तो ये आपको वैसे ही टर्म्स के बारे में ज़्यादा ही पूछता है। तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें वोटिव इंस्क्रिप्शंस का क्या मीनिंग है यहाँ पे। तो देखो, वोटिव का मतलब क्या है कि भाई कोई ऐसा
गिफ्ट जो रिलीजियस पर्पस के लिए दिया हो, ठीक है, कोई ऐसा गिफ्ट मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब देखो, कोई भी जब राजा, कोई भी किंग किंग कोई भी जब वॉर फाइट करता था, तो उसमें जब वो विक्ट्री हासिल करता था, तो उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए वो क्या करता था कि उसका जो डेटी होता था या जो उसके एरिया में या जो उसके किंगडम में जो जो प्रीस्ट होते थे, तो उन प्रीस्ट को वो क्या करता था कि एक, मान लो कि कोई लैंड होती थी या कोई टेंपल होता था, उसको जो वो लैंड या वो चीज़ जो है वो उसको उनको दान में देता था। तो उसका जो रिकॉर्ड है, उस चीज़ का जो रिकॉर्ड है वो किस में मेंशन किया जाता था, वो एक वोटिव वो एक वोटिव इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन में जो है वो उस चीज़ को मेंशन किया जाता था, ठीक है। तो गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जैसे मान लो लैंड हो गई या कोई ज्वेलरी हो गई या कोई गोल्ड, कुछ भी चीज़ जो है वो एज अ गिफ्ट किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दी जाती थी, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे जो है वो बात कर रहा है। तो बाकी इसमें इतना ही रखो। बाकी इसमें जो ये सिंपल टर्म्स पूछी थी, ये टर्म्स साउथ में, ये चीज़ साउथ में काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट थी उस टाइम पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे ये इतना इजी क्वेश्चन है ना। यहाँ पे ये राजपूत किंगडम्स और यहाँ पे उनकी कैपिटल्स के बारे में पूछ लिया है कि भाई जो राजपूत स्टेट थी उनकी कैपिटल्स कौन कौन सी थी। अगर आपने थोड़ा सा भी, अगर आपने सिंपल कोई ज़्यादा कोई बुक्स नहीं करा, इवन कि ये लूसेंट में भी ये दिए हुआ है, ये चीज़ें लूसेंट में भी पूछी, मतलब कि वहाँ मेंशन है। लूसेंट हो गया, तरुण गोयल वगैरह बुक्स होगी, वहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन है। अगर आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से, अगर किसी को एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, तो वो भी अगर पढ़ के जाता तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था अच्छे से। अच्छा, अब इन क्वेश्चन को कैसे कैसे पढ़ना है, देखो, जब भी आप किसी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं ना, किसी भी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले उनका, उसकी किंग्स का टाइम पीरियड पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उनकी कैपिटल, ठीक है। तीसरी चीज़, वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, ठीक है। चौथी चीज़, उन्होंने कोई यूनिक, कोई इम्पोर्टेंट काम किया है वो। पांचवा, उनका ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो देखनी होती हैं किसी भी, जब आप किसी भी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सारे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए सारा याद भी नहीं रख पाएंगे, तो इसीलिए मैंने आपको क्या बोल दिया, कोई इंपॉर्टेंट उसका रूलर है वो, उसका टाइम पीरियड, उसने कोई, किसी ने अगर पर्टिकुलरली कैपिटल चेंज की है वो याद रखना है। कोई रिलीजन, उन्होंने किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट किया था, जैसे बुद्धिज़्म को प्रमोट किया था किसने, आपका अशोका ने, ठीक है। तो दूसरा टाइम पे जब हर्षा की बात करते हैं, हर्षवर्धन की बात करते हैं, तो उसने क्या किया था, उसने जो आपका महायान बुद्धिज़्म, तो महायान बुद्धिज़्म को उसने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था। तो इस चीज़ को जो चाइनीज़ ट्रैवलर था हुई सैंग, उसने भी जो है वो इस चीज़ को मेंशन किया था। खुद वो जो हर्षवर्धन क्या था, खुद वो शैविट था, ठीक है, शैविज़म में बिलीव करता था। तो ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी है। बाकी उसने कोई यूनिक काम उसने किया है, और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, उसका जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर उसमें कुछ यूनिक फीचर था तो वो चीज़ आपने पढ़नी होती है। अब इसमें देखो, कह रहा है कि जो गढ़वाल्स हैं, गढ़वाल्स कन्नौज, ठीक है, गढ़वाल्स को कहाँ पे कंपेयर कर रहा है, कन्नौज में। अगर आप थोड़ा सा भी डिटेल, थोड़ा सा भी मतलब कि बेसिक अगर आपने पढ़ा हुआ है एंशिएंट मेडिवल के बारे में, ठीक है, तो ये चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलती है, आपको जो प्री मेडिवल पीरियड है उसमें कुछ चीज़ें आपको, मतलब प्री मेडिवल भी नहीं, मतलब कि मेडिवल और एंशंट जब ख़त्म होता है तो उसके बीच का ये टाइम पीरियड है जहाँ पे ये चीज़ें आप पढ़ते हैं। अब हम, आपने इस मेन सुना होगा गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज,
ठीक है। तो गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज अगर आपको पता था तो ये चीज़ आपने टिक, ये आपकी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। जो गढ़वाल्स थे वो कन्नौज के थे। गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज की ना सेकंड कैपिटल भी थी, एक सेकंड कैपिटल थी इनकी, थी बिहार, ठीक है, बिहार, ठीक है। तो बिहार यहाँ पे इनकी सेकंड कैपिटल थी, ठीक है। तोमर्स की अगर हम बात करें तो तोमर्स आर द फाउंडिंग फादर ऑफ दिल्ली, ठीक है। तोमर्स ने ही जो है वो आपका दिल्ली की फॉर्मेशन की थी। तो गढ़वाल यहाँ पे ठीक है, तोमर यहाँ पे ठीक है। अच्छा, चौहान्स थे, चौहान्स यहाँ पे जयपुर के बारे में वो बता रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। जो चौहान्स थे ना, चौहान्स की जो पहली कैपिटल थी, चौहान्स की जो पहली कैपिटल थी वो थी शकंबरी, ठीक है। शकंबरी इनकी पहली कैपिटल थी। देन इन्होंने सेकंड कैपिटल कहाँ अपनी शिफ्ट की थी, इन्होंने देन अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी अजमेर में। एक थी शकंबरी, दूसरी थी अजमेर में, ठीक है। चंडेलास, तो ये गलत हो गया। चंडेलास, चंडेलास कहाँ पे थे, कह रहा है उज्जैन में। अगर आपने चंडेलास के बारे में पढ़ा है, खजुराहो के बारे में पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा खजुराहो, खजुराहो इनकी जो थी कैपिटल थी, ठीक है। चंडीलास की क्या थी, खजुराहो थी। अब मैं आपको कुछ 2-3 और हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्या पता इन फ्यूचर वो क्वेश्चन भी पूछ ले आपको। देखो यहाँ पे चौहान्स देख लिए, चंडेलास, चंडेलास देख लिए। अच्छा, चंडेलास को ना यहाँ पे खजुराहो, चलो इसको खजुराहो रखो। परमार्स, परमार्स देख लो, परमार्स ऑफ, परमार्स कहाँ के थे, परमार्स से आपके मालवा के, ठीक है। चौलक्या, चौलक्या थे आपके, एक चौलक्या भी देख लो, चौलक्या के भाई चौलक्या, तो चौलक्या कहाँ से थे आपके, गुजरात के, ठीक है। तोमर्स देख लिए, तोमर्स हो गए। तो ये कुछ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये कुछ 6 ऐसे इम्पॉर्टेंट किंगडम्स हैं, ठीक है, राजपूत किंगडम्स जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनता है, ओनली 2, सिर्फ 2 पेयर ही यहाँ पे आपके करेक्ट हैं। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ी सी जो मैं वैल्यू एडिशन करवा रहा हूँ आपको यहाँ पे, आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगेंगी, और आप इन फ्यूचर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में इस चीज़ को टैकल कर पाएंगे। अच्छा, ट्रैवलर्स। अच्छा, आपको एक चीज़ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो रही होगी, क्या, देखो टॉपिक्स, जब हम PYQs करते हैं ना, तो PYQs में टॉपिक्स, टॉपिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है यहाँ पे। पहला कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, दूसरा भाई जो टर्म्स हैं, यूनिक टर्म्स हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तीसरा, यहाँ पे हमारा जो राजपूत किंगडम्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चौथा, ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ट्रैवलर और वो किस डायनेस्टी में आए थे, ये मेडिवल का क्वेश्चन है ये। तो मैंने आपको बताया ना कि हमें कोई भी अगर हम वो देख रहे हैं, स्कॉलर देख रहे हैं, कोई भी ट्रैवलर देख रहे हैं, तो हमें वो डायनेस्टी, उसका कंटेम्प्रेरी किंग कौन था उस टाइम पे, किस पर्टिकुलर किंगडम में वो गए थे, तो हमें वो चीज़ भी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अल मसूदी, अल मसूदी के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि पाला पीरियड, तो पाला पीरियड के टाइम पे 10th सेंचुरी में अल मसूदी जो है वो ट्रैवलर था,
तो उनकी डायनेस्टी में उस टाइम पे वहाँ पे वो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी यहाँ पे मैच होती है, ठीक है। तो अल मसूदी हमने क्या देखा, वो किसके टाइम पे था, वो पालस के टाइम पे था, 10th सेंचुरी में, ठीक है। ट्रैवलर देख लिया, किस डायनेस्टी में आया था और कौन सा टाइम पीरियड में आया था, 3 चीज़ हमने यहाँ पे देख ली, ठीक है। तो अल मसूदी पहले यहाँ पे परमार्स में नहीं आया था। सुलेमानी, सुलेमानी कहाँ से आया था, तो सुलेमानी आप किसके टाइम पीरियड में आया था, सुलेमानी आपका राष्ट्रकूटा के टाइम में ही आया था। तो राष्ट्रकूटा का जो टाइम पीरियड था वो किस टाइम पीरियड में ये आया था, ये 9th सेंचुरी में आया था ये, ठीक है। सुलेमानी, ठीक है। मार्को पोलो, मार्को पोलो आपका कहाँ से आया था, कि मतलब किस डायनेस्टी में आया था ये, मार्को पोलो आपका पांड्या, ठीक है। कौन से मार्को पोलो आपका पांड्या प्लस काकत्या, काकत्या डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था ना उसमें आया था ये, ठीक है। आया कब था, टाइम पीरियड क्या था, 13th सेंचुरी, ठीक है। 13th सेंचुरी में ये आया था। अच्छा, पर्टिकुलरली ना मार्को पोलो के बारे में एक चीज़ याद रखो, ये क्वेश्चन आपको पहले ही पूछा गया है कि जो माधव वर्मन था और कुल सेकरा, इनके टाइम पीरियड में ये आया था, ठीक है। अच्छा, अमीर खुसरो आपका अलाउद्दीन खिलजी, टाइम पीरियड 13th सेंचुरी, ठीक है। तो ये इनके पीरियड में आया था। तो यहाँ से ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सही क्या है हमारा, सही है हमारा सुलेमानी, राष्ट्रकूटस के टाइम पे आया था, तो ओनली 1 पेयर यहाँ पे करेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने कैसे चीज़ों को पढ़ना है। क्या बताया मैंने आपको, ट्रैवलर किस डायनेस्टी में आया था और किस टाइम पीरियड में आया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ना मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये सीरीज़ का ना, ये सीरीज़ का बेसिकली मोटिव ही यही है कि हमने यहाँ पे कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं देखनी। ट्रिक्स का काम कब होता है, व्हेन योर नॉलेज इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है। जब आपको पता है कि भाई मेरी नॉलेज से चीज़ें हम मेरे को वहाँ पे क्लियर हो रही हैं, तो ट्रिक्स का फालतू में यूज़ क्यों करना। ट्रिक्स इज़ अ काइंड ऑफ ए लास्ट रिजॉर्ट, कि भाई मेरे को तब भी यूज़ करनी है जब मेरी नॉलेज काम नहीं कर रही, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन देख लिया, चलो अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ होगा ना तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। चलो, हो जाता है कभी कभी। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हर्षा's administration has become more feudal, decentralized than the गुप्ता एम्पायर, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि हर्षा इज credited with paying off cash to his officer, differing from his ancient predecessors, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हर्षा के टाइम पीरियड को अगर हम देखें ना, तो हर्षा का टाइम पीरियड जो था वो कैसे शुरू हुआ था, ये खुद ही क्या थे, ये फ्यूडल्स थे। किनके, गुप्तास के, क्या थे ये, फ्यूडल्स थे। अगर वो खुद ही फ्यूडल्स थे तो फ्यूडल सिस्टम को वो क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो इन्होंने इसी फ्यूडल सिस्टम को कंटिन्यू रखा था और इसको उससे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज किया था, ठीक है। और उसको ज़्यादा स्ट्रांगली, देखो फ्यूडल सिस्टम का एक
एक ना यूनिक फीचर था। क्या? पहला कि वो एक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करता है, ठीक है। एक एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया उसने कि भाई यहाँ पे ये मतलब इस विलेज में ये बंदा होगा, इस विलेज में ये बंदा होगा, इसको अगर कोई दिक्कत होगी तो वो इससे कंसल्ट करेगा, ठीक है। फ्यूडलिज्म का मतलब ये हो गया। सेकंड सेकंड उसने क्या किया था, एक हेरिडिटरी हेरिडिटरी सिस्टम बना दिया था कि मास्टर और उसके जो आगे काम करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पहली स्टेटमेंट हमारी जो है वो एब्सोल्युटली हमारी जो है वो करेक्ट है, ठीक है, कि हर्षा के टाइम पे जो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ज़्यादा फ्यूडल हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिकम फ्यूडल, तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट होती है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। देखो, अगर आपके पास स्कार्सिटी तो नहीं है, बट आपके पास लिमिटेड लिमिटेड मतलब कि लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास, तो आपको उस लिमिटेड रिसोर्सेज को जो है वो उसको आपको कंजर्व करके रखना है, ठीक है। तो आप ऐसे ही पैसा लुटा नहीं सकते। तो उसमें क्या करता था वो, जैसे लैंड्स को फ्यूडल सिस्टम को उसने दे दिया और अपने ऑफिस को अपॉइंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे ऑप्शन 1 ओनली। अच्छा, अब इसमें आपको जब आप ये वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं हर्षा के एम्पायर का, हर्षा के एम्पायर में ना आपको यहाँ पे हर्षा का पीरियड मतलब कि वर्धन डायनेस्टी, ठीक है। और इसमें आपको मतलब कोई भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक उसके रूलर्स, वो इम्पोर्टेंट वर्क जो उन्होंने किया है, ठीक है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये भी वही आ गया यहाँ पे। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये सतवाहना पीरियड्स के ऊपर है ये। इस क्वेश्चन को इसमें ना ये आपको कुछ चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि सतवाहना पीरियड जो होता है वो उनका जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन एक अननोन है। बट ऐसा कहा जाता है कुछ जैसे पुराना हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो है वो उनसे कहा जाता है कि ये जो है वो एक जतीय ट्राइब थी एक आंध्रा की, तो वहाँ से इनका जो है वो ओरिजिन हुआ है, ठीक है। पहला इनका जो किंग था ना, माना जाता है कि उन्होंने जो कन्वा डायनेस्टी है उसका जो रूलर था, इनका जो सतवाहना पीरियड का जो सतवाहना किंगडम डायनेस्टी था उसका जो पहला रूलर था उसने कन्वा डायनेस्टी के रूलर को हराया था, ठीक है। ये ब्राह्मणिकल उसमें ज़्यादा उसमें बिलीव करते थे, ठीक है। एंड इसीलिए अगर आप देखें सतवाहना पीरियड्स में और इसमें जो जो इसका मीनिंग है, अगर हम सतवाहना की वर्ड का पर्टिकुलरली वर्ड पे फोकस करें तो ये ड्रिवन फ्रॉम द वर्ड डिवाइन 7, ठीक है, कि कुछ 7 वर्ड्स का यहाँ पे कुछ 7 चीज़ों का यहाँ पे जिक्र होता है, ठीक है। अब सबसे यूनिक फीचर अगर हम सतवाहना का बात करें ना, सतवाहना पीरियड्स का अगर हम सबसे यूनिक फीचर देखें कि ये इनका जो अपना जो मदर, इनके इनके रूलर्स की जो मदर था ना, जो मदर थी, उनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है और इनकी इम्पोर्टेंस भी बड़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे कि अपनी मदर का नाम जो था वो रूलर्स के नाम के जैसे मतलब कि कुछ मान लो गंगा पुत्र, या जैसे था ना एक गंगा पुत्र कहा जाता था किसी को, तो वैसे ही वैसे पुत्र ऐसे मतलब कि नाम दिया जाता था, ठीक है। तो सतवाहना पीरियड्स में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज थी कि भाई जो मैटरनल सोशल स्ट्रक्चर था, वो मदर एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पे पोजीशन जो थी वो इन्जॉय करते थे सोसाइटी में, ठीक है। ये पीरियड हमें
नॉर्थ इंडिया में नहीं देखने को मिलता था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में वुमेन की पोजीशन जो थी वो एज़ कम्पेयर टू साउथ वो थोड़ी नीचे जा चुकी थी। बट साउथ इंडिया में इस टाइम पे हमें वुमेन की जो पोजीशन थी वो अच्छी खासी देखने को मिलती है। ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि दे वर द फर्स्ट रूलर टू मेक लैंड ग्रांट्स, ठीक है, टैक्स फ्री लैंड्स टू द ब्राह्मण्स। देखो, ये देखो, अब यहाँ पे जो कुछ एक लॉजिकल गेसिंग कह लो या कुछ लॉजिक कह लो, वो यहाँ पे कैसे काम करता है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे इजीली सॉल्वेबल था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को आप वैसे भी वहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे। कह रहे दे वर द फर्स्ट रूलर, दे वर नॉट द फर्स्ट रूलर, दे वर वन ऑफ द फर्स्ट रूलर, वन ऑफ द फर्स्ट रूलर थे ये, नॉट द फर्स्ट वन थे। ठीक है। तो इनसे पहले भी कुछ रूलर थे जिन्होंने, जैसे मान लो आपके जो मौर्यन पीरियड था या कुछ ऐसा आपका, उन्होंने कितनी ज़्यादा उन्होंने जो स्तूपास बनाए थे या कुछ विहारस बनाए थे, टेम्पल्स को लैंड जो थी वो ग्रांट में दी थी। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे गलत हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आपका सेकंड ऑप्शन अगर आपका गलत था तो यहाँ पे तो फर्स्ट आपका आंसर क्या बनता है यहाँ पे, ओनली वन। सतवाहना पीरियड्स का ये चीज़ याद रखिएगा कि भाई इन्होंने मैटरनल जो सोशल स्ट्रक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मदर की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती थी, और उनके किंग्स के नाम के साथ उनकी माँ का नाम जोड़ा जाता था। ठीक है। अच्छा, अभी आप इसमें इतना ही रखो, बाकी जो डिटेल्स होंगी वो हम उसमें अपना जो डिटेल चैप्टर होगा हम उसमें कवर कर लेंगे। अच्छा, अब ये देखो, महाजनपद और कैपिटल। महाजनपद का पीरियड जो था वो कहाँ से कहाँ शुरू हुआ था, ये आपका 600 BC से लेके टू 325 BC। ठीक है। तो ये आपका पीरियड यहाँ से शुरू होता है। अब इसमें ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको देखनी है कि महाजनपद में उनकी कैपिटल्स, वो आपने उनको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपको मैच द फॉलोइंग में ये आपको बार बार ये पूछता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो मगध, मगध पीरियड बार बार यहाँ पूछता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में सिर्फ अवंती और उज्जैन, अवंती जो आपका डायनेस्टी थी, जो महाजनपद था वो कहाँ था आपका, उज्जैन में था। ठीक है। बाकी जो मगध था, मगध कहाँ पे था, मगध आपका जो मगध की मतलब कैपिटल थी, मगध की कैपिटल आपकी कहाँ कहाँ देखने को मिलती है आपको, मगध की कैपिटल आपको देखने को मिलती है आपकी राजगीर थी एक, दूसरी थी गिरी वराज। ठीक है। राजगृहा। ठीक है। वैशाली मोस्ट इम्पोर्टेंट, वैशाली थी, पाटलिपुत्र। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थी, सारी तो नहीं याद रखोगे आप, बस ये पाटलिपुत्र और वैशाली याद रख लो। ठीक है। ये दो कैपिटल याद रख लो किसकी, मगध की। ठीक है। अच्छा, बट यहाँ पे इसने क्या पूछा है करेक्टली, है ना, तो यहाँ पे आपका वैशाली भी आपका यहाँ पे करेक्ट होता है। तो यहाँ पे ओनली 2 पेयर आपका ऑप्शन बनेगा यहाँ पे। ठीक है। बाकी हमें पता है कि जो गांधार है, गांधार वाला ये आपका पुंछ में नहीं आता, ये आपका कहाँ पे आता है, गांधार वाला रीजन आपका। ठीक है। तो ये गांधार वाला आपका यहाँ पे आ गया तक्षशिला। ठीक है। ये तक्षशिला में आपका आ गया। ठीक है। बाकी ये देख लिया मगध, कुसाला, कुसाला आपका आ गया भारत, भारतवस्ती, BHRAVASTI, भ्रावस्ती। ठीक है। और अच्छा, उज्जैनी की हम ना, उज्जैन को उज्जैनी YANI भी कहा जाता था, और माहेशमती। ठीक है। माहेशमती भी कहा जाता था।
तो यहाँ पे आपको ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। बट आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन 2, ठीक है, 2 ओनली, क्योंकि वैशाली मगध में भी आता था और इसका राजगृह भी था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे JK PSC के आंसर की के अकॉर्डिंग जाए ना, JK PSC ने अपना जो आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ पे ओनली 1 पे रखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने वैशाली को इंक्लूड नहीं किया हुआ। बट आप फिर भी मगध वैशाली मान लो, ठीक है, वैशाली रख लो मगध के साथ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने शायद से इसलिए भी इंक्लूड नहीं किया हुआ क्योंकि जो वैशाली था ना, वैशाली जो वज्जी है ना, वज्जी VAJJI, वज्जी महाजनपद, उसकी कैपिटल में भी आता है। तो मे भी इन्होंने वैशाली को वहाँ से काट लिया होगा। चलो अगर इन्होंने वैसा किया तो भी वही लॉजिक के साथ इसको वैशाली को यहाँ से काट देते हैं और हम इसका क्या रखते हैं, पाटलिपुत्र और राजगृह। तो ये 2 चीज़ें, बाकी गिरिराज वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बेसिक मैं आपको नोट्स में भी प्रोवाइड कर ही दूँगा। ये सीरीज़ का मोटिव मेरा क्या है, इस सीरीज़ का सिंपल मेरा यही मोटिव है कि भाई आपको मैं थोड़ा प्रीलिम्स के लिए थोड़ा खोल दूँ, कि भाई आपका थोड़ा दिमाग थोड़ा काम करना शुरू हो जाए कि ऑप्शंस को कैसे देखना है, कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे चीज़ों को जो है वो कंसोलिडेट करना है अपने दिमाग में, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है ना, जो ये क्वेश्चन अमीर खुसरो वाला क्वेश्चन, ये काफ़ी बच्चों ने पूछा था कि ये सर ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया उन्होंने, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है वगैरह वगैरह। देखो मेंस तो पढ़ा है ना आपने, मेंस पढ़ा है, तो ये मेंस का PYQ है, मेंस का PYQ है। PYQ मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके नोट्स में भी, उसमें मेंशन कर दूंगा मैं ये। बट उसमें ये पूछा हुआ था, देखो, ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द मुगल एम्पर हुमायूं एंड अकबर। एब्सोल्युटली रॉन्ग। अमीर खुसरो ने क्या देखा था, अमीर खुसरो जो था वो आपका अलग ही इनके पीरियड में नहीं था, वो आपका खिलजियों के टाइम पे था, ठीक है। अच्छा तो ही ब्लेंडेड हिंदुज़म विद ईरानिज़म स्टाइल एंड इंट्रोड्यूस द न्यू लाइट ऑफ म्यूजिकल नोट कव्वाली। एब्सोल्युटली राइट। कव्वाली का ओरिजिन जो है वो अमीर खुसरो ने ही किया था, ठीक है। कव्वाली का ओरिजिन अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है। पर्शियन राइटर था ये, ठीक है। बाकी ये ही क्रिएटेड न्यू पर्शियन स्टाइल कॉल्ड शबाक हिंद। अच्छा शबाक हिंद उर्दू लैंग्वेज है ना, जो उर्दू लैंग्वेज का जो ओरिजिन है वो भी अमीर खुसरो ने किया था। तो इसी उर्दू लैंग्वेज को जो PYQ मेंस का पूछा गया था वो उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता, ये मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ कि वहाँ से उन्होंने आइडिया लिया कि इस क्वेश्चन का, ठीक है। बाकी ये NCERT में तो आपको मिल ही जाएगा, तो वहाँ से ये चीज़ें थोड़ी दी गई हैं। अगर आपका पहला यहाँ पे गलत होता है तो यहाँ पे 1 मार्क कर दो, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही क्या कौन सा होता है, 2 and 3 ओनली। तो कव्वाली वॉज अ न्यू स्टाइल with the Hindu and Iranian system which was introduced by the Amir Khusro, ठीक है। And he also created a new style of the Persian poetry called the Shabak-e-Hind and he was also a inventor of the Urdu language. He was also a inventor of the Urdu language. तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है वो थोड़ी क्लियर हुई होंगी। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू होते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना आपका, ये क्वेश्चन आपका मिक्स हो गया है क्वेश्चन, ये इसने वॉरेन हेस्टिंग प्लस कॉर्नवालिस के काम को इन्होंने मिक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों ने अलग अलग रिफॉर्म्स किए थे, ठीक है। तो इसने क्या किया था, अगर यहाँ पे ये क्या देता, यहाँ पे ये वॉरेन हेस्टिंग की जगह ये कॉर्नवालिस पूछता और इस ऑप्शन की जगह कुछ और पूछता, तो ये आपका क्वेश्चन सही रहता। इसीलिए ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया था PSC ने, ठीक है। अच्छा रिफॉर्म्स यहाँ पे किए थे 1772 में रिफॉर्म्स किए थे किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने जुडिशियल रिफॉर्म्स, कॉर्नवालिस ने किए थे 1786 में किए थे, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे रिफॉर्म्स थे किस, वो सारा डिटेल में उतना डीप में नहीं जाएंगे, मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा कि कोर्ट्स कैसे काम करते थे पहले। सारा मिटा देते हैं ये, देखो यहाँ पे सबसे नीचे आपके रहते थे सबऑर्डिनेट्स कोर्ट, ठीक है। उसके ऊपर ये किसकी अपील, ये इसके ऊपर अपील कौन सुनने वाला था,
यहाँ पे थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, और जिसको हम बोलते थे डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत, ठीक है। ये किसकी अपील, इसकी अपील सुनने वाला कौन था, इसकी अपील सुनने वाला था, इसके ऊपर कौन था, इसके ऊपर था प्रोविंशियल कोर्ट, ठीक है। प्रोविंशियल कोर्ट के ऊपर कौन था, इसके ऊपर था सरदार दीवानी अदालत, ठीक है। तो सीक्वेंस देख रहे हो आप, सबसे ऊपर सरदार दीवानी अदालत, फिर प्रोविंशियल कोर्ट्स, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको हम डिस्ट्रिक्ट दीवानी कोर्ट अदालत भी कहते थे, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत भी कहते थे, ठीक है। इसके नीचे कौन थे, इसके नीचे थे सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये मैं बात कर रहा हूँ आपकी सिविल साइड की, ठीक है। क्या ये पूरा, ये पूरा है आपका सिविल साइड का, सिविल साइड का, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्रिमिनल साइड का भी होगा, तो क्रिमिनल साइड का भी था यहाँ पे। क्रिमिनल साइड का था सबसे पहले नीचे लोकल कोर्ट्स होते थे, लोकल कोर्ट से ऊपर जो अपील सुनने वाले होते थे वो यहाँ पे इस लेवल पे तो कोई नहीं था, ये प्रॉपर यहाँ पे आगे इस लेवल पे कोई नहीं था। फिर इसके ऊपर जो था अपील कौन सुनता था, प्रोविंशियल कोर्ट के लेवल में, उनके साथ में यहाँ पे कौन थे, कोर्ट ऑफ सर्किट, ठीक है। कोर्ट ऑफ सर्किट थे जो प्रोविंशियल लेवल कोर्ट के साथ बराबर के थे। इसके ऊपर अपील सुनने वाला कौन था, सरदार निज़ामत अदालत, ठीक है। यहाँ पे कौन था, यहाँ पे दीवानी अदालत है, यहाँ पे निज़ामत NIZAMAT निज़ामत अदालत, ठीक है। इस तरह से कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स के वो किए थे, वॉरेन हेस्टिंग ने किए थे, और किसने किए थे, और कॉर्नवालिस ने किए थे, ठीक है। कॉर्नवालिस ने किए थे। वॉरेन हेस्टिंग ने कब किए थे, वॉरेन हेस्टिंग ने किए थे रिफॉर्म्स ये 1772 में, क्योंकि पहले ये गवर्नर ऑफ बंगाल थे, और 1786 में किसने किए थे, कॉर्नवालिस ने किए थे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कैसे सीक्वेंस बन रहा है कि लोकल कोर्ट में जैसे लोकल कोर्ट है वैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो ये वाले आपके किस एरिया में आ गए, ये आपके क्रिमिनल केसेस देखने के लिए आ गए, ठीक है। अच्छा, जो लोकल कोर्ट से ना, यहाँ तक इंडियंस जो थे वो अलाउड थे, ठीक है। इंडियन जजेस यहाँ पे अलाउड थे, बट जो इस लेवल के थे ना, हायर लेवल के, यहाँ पे यूरोपियन सिर्फ यूरोपियंस ही यहाँ पे जो थे वो यहाँ पे जजेस थे। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे रजिस्ट्रार कोर्ट तो हमें कहीं दिखा ही नहीं। तो एक ये गलती थी यहाँ पे, दूसरा इसने वॉरेन हेस्टिंग कॉर्नवालिस की जगह वॉरेन हेस्टिंग पूछ लिया। बट अगर फिर भी हम यहाँ पे ऑप्शंस के जाएँ तो ऑप्शंस यहाँ पे क्या बनता है, सबसे नीचे कौन से लोकल कोड आते हैं, ठीक है। सबसे पहले लोकल कोड आएगा, फिर लोकल कोड के ऊपर कौन सा कोड आएगा मतलब ऑप्शन कैसे जाएंगे यहाँ पे हम, देखो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सबसे पहले बनेगा 1, 1 के ऊपर कौन आएगा, 1 के ऊपर अपील सुनने वाला कौन आएगा, प्रोविंशियल। 3, 3 के ऊपर कौन आएगा, फिर आपका 2, ठीक है। तो 1, 3 और 2, तो 1, 3 और 2 हमें कहाँ दिख रहा है, 1, 3 और 2 हमें दिख रहा है, 1, 3 और 2 हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ भी दिख रहा है। बट इसने जो फोर्थ वाला ऑप्शन पूछ लिया ना, वो गलती कर दी इसने, और इसने जो मिक्स कर दिया यहाँ पे। बाकी ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये काफ़ी मतलब कि डीप नॉलेज रखने वाला क्वेश्चन था ये, बट इसने जो था इसमें मिक्स करके कबड़ा कर दिया इस क्वेश्चन का। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जुडिशियल रिफॉर्म्स जो किए थे वो वॉरेन हेस्टिंग ने किए थे, कॉर्नवालिस ने भी किए थे, जो मेजर रिफॉर्म्स किए थे, ठीक है। बाकियों ने भी किए थे, बट जो मेजर रिफॉर्म्स थे वो इन दोनों ने किए थे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पता हो या ना हो, ठीक है, आपको राजा राम मोहन रॉय इनके बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय ने कौन सा जो था वो स्कूल कौन सी चीज़ इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय ने जो वेदांता स्कूल था, ठीक है, वेदांता स्कूल था वो जो इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा, राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन ने ये वेदांता स्कूल जो था वो कब इस्टेब्लिश किया था,
इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था 1825 में, ठीक है। कब इस्टेब्लिश किया था? 1825 में। अच्छा, अब इन्होंने वेदांता स्कूल को तो इस्टेब्लिश किया था, बट ही वॉज ऑल्सो द सपोर्टर ऑफ द हिंदू कॉलेज, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो द सपोर्टर ऑफ द हिंदू कॉलेज। तो हिंदू कॉलेज को इन्होंने कब इन्होंने सपोर्ट किया था? इन्होंने 1817 को सपोर्ट किया था। इन्होंने सिर्फ सपोर्ट किया था, बट उसका फाउंडर कौन था? डेविड हेयर, ठीक है। तो डेविड हेयर तो जो थे वो हिंदू कॉलेज के फाउंडर थे। डेविड हेयर हिंदू कॉलेज के फाउंडर थे, और राजा राम मोहन जो रॉय थे वो वेदांता कॉलेज के फाउंडर थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ईयर देख लिया हमने। संस्कृत कॉलेज इसने फाउंड किया था। तो संस्कृत कॉलेज आपका जो था वो आपका आई गेस यहाँ पे संस्कृत कॉलेज आपका जॉन डंकन ने आपका संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश किया था। और इन्होंने किस ईयर में इस्टेब्लिश किया था? इन्होंने 1791, कौन सा? 1791 को इन्होंने इस्टेब्लिश किया था आपका जो संस्कृत कॉलेज था, ठीक है। अच्छा, मद्रास या कैलकटा, जिसको हम कॉलेज भी मदरसा जिसको हम बोलते हैं, कैलकटा मदरसा जो था, ये किसने इस्टेब्लिश किया था? ये आपका ये कैलकटा मदरसा आपका ये किया था आपका वैरन हेस्टिंग, ठीक है। ये हेस्टिंग ने किया था, ठीक है। किसने किया था? हेस्टिंग ने किया था। कब किया था? 1781 को किया था, ठीक है। 1781 को किया था। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़, एक पैटर्न नोट करो यहाँ पे, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर आपको फिर से पूछा जाए तो कैसे पूछा जाएगा कि भाई आपको क्रोनोलॉजी बतानी है इनकी। कैसे? कि सबसे पहले कौन सा इंस्टीट्यूट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? 1781, कौन सा? कलकत्ता मदरसा, ठीक है। फिर आपका कौन सा इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया था? आपका संस्कृत कॉलेज 1791। फिर आपका कौन सा इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया था? आपका हिंदू कॉलेज 1817, एंड देन योर वेदांता कॉलेज 1825, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो थे वो आपके पूछे गए थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अब हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन बनता है? हमारा ओनली वन पेयर ऑप्शन बनता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ एक ही पेयर है जो यहाँ पे मैच कर रहा है, और वो कौन सा है? वो आपका हिंदू कॉलेज वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो हिंदू कॉलेज किसने इस्टेब्लिश किया था? डेविड हेयर ने। अब ये चीज़, ये क्वेश्चन और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जब आपने पढ़ना है ना, तो आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ने हैं, और ये भी पढ़ना है कि वो इस्टेब्लिश किसने किया गया था, उनका प्लेस भी आपने पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, आपका एक होमवर्क है, आप इसके जितनी प्लेसेस है ना, ये कहाँ कहाँ पे किस प्लेस में इस्टेब्लिश किया गया था, ये उसका नाम, उस जगह का नाम आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 12। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट्स के बारे में पूछा हुआ इसने 1784 में। देखो, आपको पता है कि 707 में जो था वो औरंगज़ेब की डेथ हुई थी। 707 से जो लेटर मुगल्स थे, जो क्या ये वीक पड़ गए थे, ठीक है। इनके वीक पड़ने का कारण क्या था? कि ब्रिटिशर्स ने, कोई इनका स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था जो स्टैंड रखने वाला हो, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने जो था काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, इनके पर्टिकुलर इनके प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, 1707 से लेके ब्रिटिशर्स अपनी कंसोलिडेशन करना शुरू हुए, 1765 तक कंसोलिडेशन करते रहे। बैटल ऑफ वंडीवर्स हुई, बैटल ऑफ प्लासी हुई, ठीक है। 1765 में डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया। 1765 से लेके 1773 तक इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रॉपर कंसोलिडेशन किया, जितना लूट सकते थे इतना इन्होंने रूलर्स को लूटा,
जितनी अपनी मन मर्जी चला सकते थे उन्होंने चलाई। फिर क्या हुआ कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनके काम के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसे करते रहेंगे तो ये तो फिर मतलब कुछ और ही लेवल पे ही चले जाएंगे। तो इन्होंने कुछ यहाँ पे रिफॉर्म्स किए, ठीक है, थोड़ा कंट्रोल दिखाया यहाँ पे अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काम करने का तरीका था उसको थोड़ा चेंज किया, और उन्होंने यहाँ पे 1773 वाला एक्ट लाया जिसको हम बोलते हैं रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। रेगुलेशन एक्ट यहाँ पे लाया गया। जब रेगुलेशन एक्ट यहाँ पे लाया गया, इस रेगुलेशन एक्ट के तहत बाद में कुछ चेंजेस किए गए 1774 में, सॉरी 1784 में कुछ चेंजेस किए गए, ठीक है। अब वो चेंजेस के बारे में ये पूछ रहा है पर्टिकुलरली, तो देखो वो चेंजेस देखो क्या थे कि भाई सुप्रीम कंट्रोल ले लिया गया, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट, कि सुप्रीम को कंट्रोल जो था वो लिया गया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो कह रहे हैं कि जो आपका क्या हुआ कि इन्होंने सुप्रीम कंट्रोल जो था वो ले लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। कैसे, देखो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन में कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और मद्रास थी ना, इनको रेवेन्यू मैटर्स में इन्होंने क्या दे दी, स्पेशल पावर्स दे दी। हमको पता है कि भाई स्पेशल पावर तो ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि इनको क्या कर दिया, इनको सबॉर्डिनेट कर दिया किसके, बंगाल के। बंगाल के सबॉर्डिनेट बन गए ये, अपनी मर्ज़ी से कुछ काम नहीं कर सकते थे ये। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर डिलीट हो जाता है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे गया, सेकंड यहाँ पे गया, ठीक है, दो ऑप्शन बचे। अब यहाँ पे देखो इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में पूछा कि इन्होंने 6 मेंबर कमिश्नर्स, यहाँ पे 6 कमिश्नर्स यहाँ पे टू लुक आउट द कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कंपनी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। हमें पता है कि जब 1773 का एक्ट लाया गया तो वहाँ पे एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वहाँ पे अपॉइंट किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो 24 मेंबर्स थे शायद से उसके, है ना, हाँ 24 मेंबर्स ही थे उसके पर्टिकुलरली। ये क्या करते थे, ये जितने भी कंपनी के काम थे ना, उन सभी कामों का रिपोर्ट किसको देते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये सारा कंट्रोल यहाँ पे ये काम ऐसा कर रहे थे, सारा काम कर रहे थे यहाँ पे, तो बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। कब, ये बनाया गया 1784 में। तो 1784 में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की ये बात कर रहा है, यहाँ पे 6 कमिश्नर नहीं थे वहाँ पे उसके, सॉरी 6 कमिश्नर थे, बट वो क्या करते थे, वो कमर्शियल फंक्शंस नहीं देखते थे, वो पॉलिटिकल फंक्शंस देखने थे। क्योंकि 1784 में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पॉलिटिकल फंक्शंस और कमर्शियल फंक्शंस दोनों को अलग अलग कर दिया था। पॉलिटिकल फंक्शंस कौन देख रहे थे, पॉलिटिकल फंक्शंस देख रहे थे आप थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और कमर्शियल फंक्शंस कौन देख रहा था, वो देख रहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या देख रहे थे, कमर्शियल फंक्शंस देख रहे थे, और आपका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो क्या देख रहा था आपके, वो आपका पॉलिटिकल फंक्शंस देख रहा था। तो ये जब डेवलपमेंट हुई तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे गया, तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन 1 ही बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा ठीक है, सेकेंड और थर्ड यहाँ पे गलत हो गया, तो ये भी गया। हमारा आंसर क्या बना यहाँ पे, ओनली 1, ठीक है। अच्छा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये, पूछने का तरीका भी काफ़ी अच्छा था, और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल क्वेश्चन था ये। इजीली सॉल्वेबल नहीं था, था डिफ़िकल्ट ही, बट बेसिक एनसीईआरटी बेसिक रेफरेंस बुक से आप जो था इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अभी यहाँ पे 13th क्वेश्चन पूछ रहा है 28 मंथ की कांग्रेस का जो रूल था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम सबको बताया कि 1935 में एक एक्ट आया था, उसमें कहा था कि भाई हम जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्सेप्ट लाएंगे, हम इलेक्शंस करवाएंगे, हम सब कुछ ये करेंगे, ठीक है। तो 1927 में जो साइमन कमीशन आया था उसने भी कहा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की यहाँ पे ज़रूरत है, और यहाँ पे चीज़ें आपको वैसे ही करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना काफ़ी ज़्यादा, इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो थी बच्चों में थी कि भाई
कहीं जगह पे कुछ दिया था, कहीं जगह पे कुछ दिया था, बट हमने बेसिक एनसीईआरटीज़ को ही हम फॉलो करेंगे, ज़्यादा हम उसमें कुछ डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बेसिक चीज़ें जो है वो बस हम वही देखेंगे, क्या कि ऑल पावर्स एक्वायर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1932 थ्रू पब्लिक सेफ्टी वर रिपील्ड। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है कि भाई कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है, लॉजिकल बात है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज़ को हम जो है वो लोगों के सामने लाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वो वोकल हों चीज़ों के अगेंस्ट में। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए, फ्रीडम ऑफ जो था वो मॉन्स्ट्रेशन चाहिए, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन चाहिए। तो यहाँ पे प्रेस का काफ़ी ज़्यादा रोल यहाँ पे रहा, और जो बैन्स लगे हुए थे यहाँ पे उनको यहाँ पे हटा दिया, ठीक है, प्रेस को यहाँ पे इन्होंने। और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है कि आपका बैन ऑन इलीगल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सच है द हिंदुस्तान सेवा दल एंड यूथ लीग, तो इनका बैन भी यहाँ पे लिफ्ट किया गया। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि इनका बैन जो था वो लिफ्ट करवा दिया गया, ठीक है। बट यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन था ना, कुछ बुक्स में यहाँ पे दिया गया था कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उनका बैन लिफ्ट किया गया था, कईयों में था जो बैन लिफ्ट नहीं किया गया था, बट एनसीईआरटी में ये दिया गया है कि भाई आपका बैन जो था वो लिफ्ट नहीं किया गया था। सिर्फ इनको क्या कहा था कि आप कंटिन्यू करो अपने फंक्शंस को, और आप जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ ला रही है, एंटी इंडियन पॉलिसीज़ ला रही है, एंटी लेबर पॉलिसीज़ ला रही है, एंटी वर्किंग क्लास पॉलिसी ला रही है, उसके खिलाफ आप डिमॉन्स्ट्रेशन करो और वोकल रहो उन चीज़ों के लिए, ठीक है। अच्छा, तो कांग्रेस के जो जो आईएनसी का जो जिस प्रोविंसेस में इनकी गवर्नमेंट थी वहाँ पे ये अच्छी तरह से उन्होंने काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा गलत हो जाता है कि इनका बैन लिफ्ट कर दिया गया, तो नहीं किया गया था, किसी भी प्रोविंस में नहीं किया गया था इनका बैन लिफ्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या बनता है, 1 और 2, ठीक है। सिर्फ 1 सही है और सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है, बाकी थर्ड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे गलत है, ठीक है। 28 मंथ गवर्नमेंट का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बनता है 1 और 2, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान और इंटरिम गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा है। क्या था कि भाई हमें पता है कि 1935 में जो रिफॉर्म्स आए थे, 1927 में जो साइमन कमीशन आया था, उन सब ने कहा था कि हम जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स करेंगे हम। तो यहाँ पे उसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लेके यहाँ पे पूछा गया है। बट यहाँ पे ऑप्शंस में देखना है कि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। हमें पता है कि भाई जो आपका 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान यहाँ पे इंडिया में आया था, इसमें कुछ 3 मेंबर्स की बॉडी थी, जैसे वो जो आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, उसमें एटली उस टाइम पे तो उन्होंने कहा था कि भाई हम यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने 15 मार्च ऑफ 1946 को उन्होंने 3 मेंबर की जो उनके कैबिनेट के मेंबर्स थे वो यहाँ पे उनका डेलीगेशन एक भेजा था, जिसमें लॉर्ड पैट्रिक जो थे वो थे, लॉरेंस थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। एवी अलेक्जेंडर जो थे वहाँ पे वो उसमें नेवी के जो एडमायरल थे वो थे वहाँ पे, ठीक है। तो सॉरी, तो यहाँ पे बट कुछ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आया गया, क्यों? क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स की, बट दोनों में कुछ सहमति नहीं हो पाई, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई अगर कैबिनेट मिशन प्लान हमारी जो थी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं करता तो हम जो वो विड्रॉ कर जाएंगे इसमें से। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होती है कि मुस्लिम लीग ने इनिशियली कहा था कि उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को इनिशियली तो एक्सेप्ट किया था, बट लेटर विड्रॉ इट्स एक्सेप्टेंस टू द प्लान, क्योंकि यहाँ पे कुछ उनके अगेंस्ट में चीज़ें चली गई थी, ठीक है। कि उन्होंने कहा था कि भाई हमें इंडिपेंडेंस जो थी वो चाहिए, हमें पाकिस्तान का अलग डिफरेंट स्टेट का हमें कॉन्सेप्ट चाहिए। तो वो यहाँ पे कुछ कांग्रेस को और उनके बीच में ये थोड़ी तनातनी चल गई थी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो 1946 में जो एक गवर्नमेंट बनी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, जो कांग्रेस ने बनाई थी, और नेहरू को वहाँ पे जो था वो डी फैक्टो रूलर
हेड ऑफ द गवर्नमेंट वहाँ पे डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, उस इंटरिम गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही होती है, ठीक है। पर्टिकुलरली कांग्रेस ने बाद में जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसको एक्सेप्ट भी किया था, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा आपको कि कैबिनेट मिशन प्लान में था क्या क्या, वो सब आपका चीज़ें यहाँ पे अगर आपको हम क्वेश्चन के पर्टिकुलरली अकॉर्डिंग देखें तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत है क्योंकि एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली जो था वो एक्सेप्ट नहीं किया था कैबिनेट मिशन प्लान को, ठीक है। अच्छा, जो मुस्लिम लीग ने डिमांड किया था, तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या बनता है, ऑप्शन 1। बाकी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसलिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा ना उसने, तो इनकरेक्ट में आपका 1 ओनली आएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये पूछ रहा है दरसाना सॉल्ट सत्याग्रह, ओके। तो दरसाना सॉल्ट सत्याग्रह यहाँ पे 21 मई 1930 को यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो गांधी जी का रोल नहीं था, यहाँ पे गांधी जी की जगह यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लीडर है वो यहाँ पे सरोजनी नायडू थी, ठीक है। सरोजनी नायडू जो थी वो यहाँ पे दरसाना सत्याग्रह सॉल्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था, क्योंकि मार्च जनवरी फरवरी मार्च, हाँ मार्च में ये सॉल्ट सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। डांडी मार्च तो जो था यहाँ पे 6 अप्रैल 1930 गांधी जी ने ये रूल यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। 6 अप्रैल को ब्रेक किया ये रूल। 5 मई 1930 को यहाँ पे गांधी जी अरेस्ट हो गए। तो गांधी जी के बाद कमांड किसके हाथ में आ गई, अब्बास तैयाब जी। जो अब्बास तैयाब जी थे, तैयाब जी ये थे, इनके साथ यहाँ पे इनके पास कमांड आ गई। फिर 7 मई को 1930 में अब्बास तैयाब जी के साथ कस्तूरबा बाई, गांधी जी की जो वाइफ थी, ठीक है, वो इन्होंने रेडिड किया कहाँ पे, दरसाना में। यहाँ पे वर्कर जो काम कर रहे थे सॉल्ट मिल्स में, उनको इकट्ठा किया, उनको बताया कि गांधी जी ने ये ऐसी कॉल दी है। तो वो सारे यहाँ पे मिलके इकट्ठे हो गए, उन्होंने यहाँ पे इस जो सत्याग्रह थे उसको सक्सेसफुल बनाया। अब गांधी जी की जगह यहाँ पे कौन थी, सरोजनी नायडू। इमाम साहब बिल्कुल सही है। मनीलाल गांधी जी के जो बेटे थे वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन में गांधी जी नहीं थे, सिर्फ यहाँ पे कौन थी, सरोजनी नायडू थे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत होता है, ठीक है। बाकी इट इज़ वन ऑफ द नॉन वायलेंट, वो तो हमें पता है गांधी जी की मूवमेंट होगी तो वो नॉन वायलेंट ही होगी, बट गांधी जी यहाँ पे जो थे वो इन्वॉल्व नहीं थे। हेल्ड आफ्टर महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ दांडी मार्च, ठीक है, बिल्कुल सही। तो सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पे हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है। तो चीज़ समझ आई आपको क्या। 6 अप्रैल को यहाँ पे मार्च में यहाँ पे गांधी जी ने ऐसा कॉल दिया कि हम ये चीज़ करेंगे। 6 अप्रैल 1930 को सॉल्ट लॉ दांडी मार्च यहाँ पे हुआ, जिसमें गांधी जी ने ये लॉ ब्रेक किया। 6 अप्रैल को ये हुआ। 5 मई को गांधी जी की अरेस्ट हो गई। फिर 5 मई को ही कमांड किसके हाथ में आ गई, अब्बास तैयाब जी के हाथ में आ गई। फिर जब इनके साथ 7 मई दरसाना में कौन गया, कस्तूरबा बाई। इन्होंने वहाँ पे मिल्स में जाके लोगों को अवेयरनेस की, सॉरी अवेयरनेस नहीं की, इन्होंने डायरेक्ट रेड की वहाँ पे जाके, ठीक है। बट ऑलरेडी वहाँ पे कौन काम कर रहा था, ऑलरेडी वहाँ पे आपका सरोजनी नायडू, वहाँ पे सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मनीलाल वहाँ पे ऑलरेडी मूवमेंट को वहाँ पे चला रहे थे। इट इज़ वन ऑफ द नॉन वायलेंट मूवमेंट थी और गांधी जी के सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के बाद ही थी। डेट्स देख लीजिए। तो दरसाना सत्याग्रह का जो एग्जैक्ट डेट है वो क्या है कि 21 मई 1930, क्या 21 मई 1930, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या बनता है, ऑप्शन बी 2 और 3 ओनली, ठीक है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन जो था वो समझ आया होगा कि क्या पूछा गया था, कैसा क्वेश्चन पूछा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, और थोड़ा डीप नॉलेज रखने वाला क्वेश्चन था, इजी नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे ना, ये विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम के बारे में पूछा गया है ये, ठीक है। विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम। अच्छा, विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम है ना, ये दोनों जो थे वो अपने कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी ज़्यादा रहते थे, ठीक है। अब अगर हम पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की बात करें कि जो पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन है ना, जो देखो यहाँ पे जो देवराया सेकंड जो विजयनगर एम्पायर के रूलर थे, इनका काफ़ी ज़्यादा सेकुलर एटीट्यूड था, ठीक है। इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम्स को जो थे इनकी आर्मी में वो दिखाई देते थे, ठीक है। कौन थे? देवराया फर्स्ट, सॉरी सेकंड नहीं, फर्स्ट, देवराया फर्स्ट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 10 to 20,000 के करीब यहाँ पे जो कुछ मुस्लिम्स जो थे वो इनकी आर्मी में थे, ठीक है। तो ये फर्स्ट विजयनगर एम्पायर के जो किंगडम के जो किंग थे, पहले ऐसे थे जिन्होंने ऐसा कुछ स्टेप लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती है कि विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम में जो विजयनगर एम्पायर था उसमें कुछ मुस्लिम्स जो थे वो उनकी आर्मी में थे। अच्छा, बट यहाँ पे ना एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि जो बहमनी किंगडम था ना, बहमनी किंगडम में भी कुछ रूलर्स थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने आपका हिंदूज़ को, क्योंकि जो विजयनगर एम्पायर था ये क्या था, ये हिंदू रूलर थे। बहमनी वाले क्या थे, ये मुस्लिम रूलर थे, बट इन्होंने भी क्या किया था, हिंदूज़ को अपनी आर्मी में इंक्लूड किया था, ठीक है। अच्छा, जो आपका यहाँ पे देखो, अब वो था कौन, किसने ऐसा किया था, तो वो था आपका फिरोज़ शाह, ठीक है, जिसको ताज उद्दीन ताजुद्दीन भी कहा जाता था फिरोज़ शाह को। तो फिरोज़ शाह ने हिंदूज़ को इंक्लूड किया और देवराया वन ने मुस्लिम्स को इंक्लूड किया अपनी आर्मी में। और जो फिरोज़ शाह था ना, एक रूलर था नरसिंह राय, ठीक है। नरसिंह राय की जो डॉटर थी उसका ये हस्बैंड था, ठीक है। तो यहाँ पे नरसिंह राय थे, जो ये गोंड जो रूलर था वो भी विजयनगर एम्पायर के अंदर ही आता था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 भी जो था वहाँ पे करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन आपके जो थे वो करेक्ट हैं कि पहला मैट्रिमोनियल लाइंस था, दूसरा मुस्लिम जो थे इंक्लूडेड थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ना काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्यों? देखो, दसवंत और बसावन, ठीक है, ये दोनों हमें पता है कि ये जहांगीर के कोर्ट के दो फेमस वो थे पेंटर्स से, ठीक है। सॉरी, जहांगीर के नहीं, ये हमें पता है कि अकबर के फेमस पेंटर्स थे, ठीक है, अकबर कोर्ट के। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी यहाँ पे करेक्ट है, सॉरी गलत है। तो यहाँ पे हमें पहली स्टेटमेंट तो हमें पता था, क्योंकि PYQs में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा, जो जहांगीर था ना, जहांगीर के टाइम में जो मुग़ल पेंटिंग है ना वो अपने क्लाइमैक्स तक पहुंची थी। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और जो औरंगज़ेब था ना, औरंगज़ेब का कोई इंटरेस्ट नहीं था किसमें, ये पेंटिंग में या आर्ट में, ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं था। ये क्या था, एक काफ़ी ज़्यादा वो था, एक मान लो कि ऐसा रूलर था कि जो क्या करता था, टॉलरेंस लेवल नहीं था इसमें, ठीक है। ये पर्टिकुलरली टॉलरेंस तो बिल्कुल नहीं था, किसी और चीज़ में ये फोकस नहीं करता था, ये बिल्कुल ऐसे थोड़ा थोड़ा क्रूअल रूलर था ये, ठीक है। तो इसलिए जो इसके एरिया के जो आर्टिस्ट थे, जो इसके किंगडम के आर्टिस्ट थे, वो उनकी तो कुछ रिस्पेक्ट यहाँ पे मिल रही थी, इसलिए वो अलग अलग किंगडम्स में यहाँ पे चले गए थे, ठीक है, अलग अलग जगह पे शिफ्ट हो गए। तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था थोड़ा ये,
पहला ऑप्शन तो सबको पता ही था, बट सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट में काफ़ी ज़्यादा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, करेक्ट पूछा गया ना, तो वन हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, मतलब गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा गया, तो करेक्ट में ये गया, ये गया, ये गया, तो 2 एंड 3। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। PYQs में पूछा गया है काफ़ी ज़्यादा बार बार कि जहांगीर का जो अकबर था वो उसके कोर्ट के बसावन और दसवंत। अच्छा कि अलग ये PYQ जो 2022 का क्वेश्चन है ये, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स में थोड़ा चेंजेस थे, बट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का ही था। 2022 में PSC ने ये क्वेश्चन पूछा था, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा लॉजिकल आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 18। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो आपका भक्ति सेंस थे, जो शंकरा, जो कि भक्ति सेंस थे शंकरा एंड शंकरा फ्रॉम केरला, सॉरी, शंकरा फ्रॉम केरला एंड रामानुजा फ्रॉम तमिलनाडु। अच्छा, जो शंकराचार्य थे ना, उनका जो पहला नाम था वो शंकरा था। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पहली स्टेटमेंट में कि बोथ शंकरा एंड रामानुजा वो आर कंटेम्प्ररी एंड दे बोथ बिलीव इन नॉन ड्यूलिज्म, दैट इज़ अ गॉड एंड क्रिएटेड वर्ल्ड इज वन। ठीक है, अच्छा, मतलब देखो, कह रहा है कि जो गॉड और जो वर्ल्ड है ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, मतलब दुनिया ही भगवान है, मतलब ये चीज़ बिलीव करते थे। ठीक है, बाकी शंकरा आर्ग्यूड दैट द वे फॉरवर्ड टू सैल्वेशन वॉज स्ट्रेंथन बाय नॉलेज। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो यहाँ पे आपकी क्या है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो रामानुजन थे ये क्या बिलीव करते थे कि जो गॉड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द नॉलेज अबाउट हिम इन ऑर्डर टू अटेन सैल्वेशन। ठीक है, कह रहे ग्रेस ऑफ गॉड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको सैल्वेशन लेनी है। तो शंकरा किस में कह रहे हैं कि भाई नॉलेज इंपॉर्टेंट है, रामानुजन किस में कह रहे हैं कि भाई ग्रेस ऑफ गॉड इंपॉर्टेंट है अगर आपको सैल्वेशन लेनी है। तो सैल्वेशन में दोनों के कॉन्सेप्ट अलग हैं। ठीक है, अगर सैल्वेशन में दोनों के कॉन्सेप्ट अलग हैं तो पहली स्टेटमेंट थोड़ी वो सही हो जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट तो वो है ना, कॉन्फ्लिक्ट कर रही है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में। तो अगर आपको यहाँ पे पता लगे कि भाई पहली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो ये गया, ये गया और ये गया। तो फोर्थ स्टेटमेंट अगर आपको पता है, नहीं पता है, सेकंड थर्ड फोर्थ आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगी। फिर भी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं फोर्थ भी क्या कह रही है। देखो, फोर्थ स्टेटमेंट कह रही है कि शंकरा अपहेल्ड द वेदास एज द फाउंटेन फाउंटेन हेड ऑफ द ट्रू नॉलेज, and Ramanujan believed that the path of bhakti was open to all irrespective of caste। ठीक है, तो यहाँ पे शंकरा का जो कॉन्सेप्ट था और रामानुजन का जो कॉन्सेप्ट था, शंकरा का वेदांता को लेके, सॉरी वेदास को लेके, और रामानुजन का जो भक्ति को लेके, पाथ ऑफ भक्ति को लेके कोई भी कर सकता है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी जो है वो सही होती है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो शंकरा थे ना, जो शंकराचार्य थे, ये आपका 800 AD में आए थे, और जो रामानुजन थे ये कब आए थे, ये आपका 1000 AD में आए थे। ठीक है, रामानुजन जो था वो कौन सा फाउंडेशन किया, किस रिलीजन का इन्होंने फाउंडेशन, मतलब कि किस फिलॉसफी का इन्होंने फाउंडेशन किया था, इन्होंने किया था आपका विशिष्ट वेदांता, विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, द्वैतवाद। ठीक है, और शंकराचार्य ने किसका किया था, अद्वैतवाद का। ठीक है, तो ये अलग अलग फिलॉसफी थी इनकी। ठीक है, अच्छा, शंकराचार्य के बारे में एक चीज़ और देख लो कि शंकराचार्य के जो स्टैचू ऑफ वननेस ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ओमकारेश्वर में। ठीक है,
रामानुजनाचार्य का जो स्टैचू है ना, स्टैचू ऑफ पीस, ये कहाँ पे है? ये JNK में है, जम्मू कश्मीर में, हमारे यहीं पे है, ठीक है। जो स्टैचू ऑफ आपका इक्वालिटी, जिसका PM ने फाउंडेशन स्टोन रखा था, वो कहाँ पे है? वो आपका तेलंगाना में है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं वो आपकी, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे ना आप एक चीज़ करेक्ट कर लो, यहाँ पे रामानुजनाचार्य के बारे में, रामानुजन का विशिष्ट अद्वैत है ये, ठीक है, विशिष्ट अद्वैत, अद्वैता, ठीक है, विशिष्ट अद्वैता, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देख लो। तो यहाँ पे आपका 18 क्वेश्चन भी ये, बट ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और ये इजी क्वेश्चन तो ये बिल्कुल नहीं था। हाँ, अगर आपको लॉजिकल, अगर आपको पता होता तो तब आप कर सकते थे, मतलब एलिमिनेशन टेक्निक से इजी था। बट अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहते तो ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। चलो अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन आपका PYQs में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन करंट अफेयर से लिंक है ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ना उत्तमेरू इंस्क्रिप्शन का जिक्र किया था, ठीक है, 2023 में शायद से, आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ यहाँ पे तो हाँ, 2023 में इन्होंने कुछ यहाँ पे किया था, उत्तर रामेरूर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये 1000 ईयर ओल्ड इंस्क्रिप्शन है तमिलनाडु की, जो कि चोला किंग पतरंका, ठीक है, क्या? चोला किंग, PRANTAKA1, तो उसके बारे में ये, उस रूलर के बारे में ये, उसके मतलब उसके पीरियड के बारे में ये बताती है थोड़ा बहुत हमें, ठीक है। तो अच्छा, अब ये चोला के बारे में ना, इम्पीरियल चोला, तो उत्मेरुरु जो इंस्क्रिप्शन है, सो ये तिरामेरूर इंस्क्रिप्शन विलेज काउंसिल्स के बारे में बताती है। क्यों? क्योंकि जो चोलास थे, इनका जो विलेज लेवल में जो आपका लोकल गवर्नेंस का सिस्टम था ना, ये सबसे पहला ये रूलर यही थे। जो आज हम देखते हैं ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हम देखते हैं, तो कॉन्सेप्ट वो कहाँ से लिया गया? वो चोला एम्पायर से ही लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन जो थी, यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन पहला सही है आपका, ये डील करती है फॉर्मेशन एंड फंक्शंस ऑफ द विलेज काउंसिल्स को, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी ना थोड़ी यहाँ पे अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी जो क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशंस के बारे में मेंशन किया गया है वेरियस कमिटीज़ का, किसमें? उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है वेरिया, वे वेरी अपेरू मकल, MAKKL मक्कल, वेरी अपेरू मकल, ठीक है, उन्हें ये कहा जाता था। अच्छा, ये आपका जनरली किसी भी उसमें नहीं है, बेसिक जो रेफरेंस बुक्स होती हैं आपकी, या न्यूज़ में भी ये नहीं, ये वर्ड नहीं मेंशन था। इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल था उसमें भी ये मेंशन नहीं थी, सिर्फ उसमें उत्तरामेरूरू इंस्क्रिप्शन जो थी सिर्फ उसी के बारे में मेंशन किया गया था। बट अगर आप तमिलनाडु की, अगर आप NCR उसमें बोर्ड की जो बुक्स थी, अगर आप वो देखते तो उसमें ये मेंशन था, ठीक है। केरला बोर्ड का भी, उसमें भी मेंशन थी ये चीज़ें, बट हमारी जो रेफरेंस बुक्स हम देखते हैं उसमें मेंशन नहीं थी ये चीज़ें। तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया था। बट यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड अगर आपको पता है कि पहला और दूसरा अगर सही है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बनता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बनता है 1 और 2। अगर 1 और 2 सही है तो थर्ड को अगर आप पता होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप D सीधा मार्क कर सकते थे। क्वेश्चन थोड़ा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, इसको मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट बोलूँगा क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन था यहाँ पे, वो थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग ऑप्शन था, ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में एक की टर्म है ये, इतनी पता नहीं थी किसी को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपका इजीली सॉल्वेबल था। आपके जो
आर्ट एंड कल्चर की जो नितिन सिंघानिया की बुक है उसमें ये मेंशन है ये चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे जो बटर BATTER बटर बटर कह लो, बाटर कह लो, तो यहाँ पे ये इसका मीनिंग है कि भाई स्लोपिंग वॉल्स, ठीक है। स्लोपिंग वॉल्स, किसी बिल्डिंग की स्लोपिंग वॉल्स ऐसे, ठीक है, स्लो बना हुआ वॉल्स में, ठीक है। तो ये क्यों थी? जब कोई भी बिल्डिंग बनती थी ना तो ऐसे बनती थी, ऐसे ऐसे बिल्डिंग में स्लोपिंग वॉल्स होती थी इसकी, कि उसका बिल्डिंग को थोड़ा मजबूत करने के लिए। तो ये हमें तुगलक आर्किटेक्ट में हमें ये देखने को मिलती है। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कि भाई फिरोज़ शाह तुगलक ने, ठीक है, ये एक्सटेंसिवली यूज़ की दी थी फिरोज़ शाह तुगलक, ठीक है। अभी यहाँ पे एक्सटेंसिवली, यहाँ पे जब ऐसे ऐसे वर्ड्स, एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। बट आप ये मान के चलो कि ऐसे जब पर्टिकुलरली किसी स्टेटमेंट पे फोकस करके पूछा जाए तो वो चीज़ें जनरली जो है वो कहीं ना कहीं एक डाउट एरिया रहता है उसका। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट अगर मैं देखिए कि भाई जो तुगलक जनरली जो तुगलक जो डायनेस्टी थी उसमें जो था वो कॉस्टली आपके रेड सैंडस्टोन जो थे वो यूज़ होते थे। अगर आपको थोड़ा पता होगा कि जो तुगलक एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, ये जो तुगलक फिरोज शाह तुगलक था, वो क्या कर रहा था, वो थोड़ा कुछ फेस कर रहा था, क्या, आपका फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़े फेस कर रहा था वो, क्योंकि उसकी जो रॉन्ग पॉलिसीज़ थी उसको लेके। तो यहाँ पे वो अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो इतने प्रीशियस स्टोन्स को बिल्डिंग्स में यूज़ करे। तो इसीलिए उसने क्या किया, उसने जो चीप मटेरियल जो अवेलेबल था उसको ही यूज़ किया बिल्डिंग्स में। जैसे जैसे ग्रे ग्रे सैंडस्टोन, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है तुगलक आर्किटेक्ट के बिल्डिंग्स में, ठीक है। क्योंकि ये क्राइसिस पीरियड में था, सबसे ज़्यादा क्राइसिस पीरियड में यही रहा दिल्ली सल्तनत के पूरे उसके टाइम पीरियड में, ठीक है। अच्छा, तो इसकी एग्जांपल्स देख लो कि भाई तुगलक जो आर्किटेक्ट है उसके कुछ स्ट्राइकिंग फीचर्स, कुछ मेन एग्जांपल्स, जैसे जो सिटीज़ ऑफ कौन सी, तुगलकाबाद, TUGHLAQ, ठीक है। दूसरा आपका जहाँपनाह, ठीक है, और आपका फिरोज़ाबाद, ठीक है। तो ये कुछ सिटीज़ हैं जिनका जो आर्किटेक्ट है वो तुगलक पीरियड के उसमें बनाया गया था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब मैनेजेबल था, करने वाला था, कि अगर आपको पता था कि बटर सिस्टम अगर तुगलक आर्किटेक्ट का है तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी सही हो जाती है। अगर पहली स्टेटमेंट सही हो जाती है तो थर्ड स्टेटमेंट तो वैसे ही रॉन्ग थी, तो ये गया यहाँ से। सेकंड, पहली स्टेटमेंट आपको पता है सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन वन ओनली, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये PYQs में भी आपके पूछा जा चुका है काफ़ी बार, तो ये पता होना चाहिए था। कि देखो यहाँ पे इसका आंसर भीमबेटका केव है। क्यों? क्योंकि भीमबेटका केव जो थी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केव मानी जाती है अपने किसमें, मेसोलिथिक रिमेन्स, पैलोलिथिक रिमेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे विंध्याचल में ये पाई जाती है, ठीक है, विंध्याचल में ये पाई जाती है। इसको एक रॉक शेल्टर रॉक शेल्टर माना जाता है ये, ठीक है। कभी भी आपको ना, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, कभी भी आपको ऑप्शंस में अगर भीमबेटका केव अगर मिल रहा है ना, तो भीमबेटका केव को मार्क करके आओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया कि सबसे स्ट्राइकिंग फीचर इसका ही है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, 2003 में बनी थी ये, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2003 में बनी थी ये। तो भीमबेटका मार्क करके आओ।
अच्छा, डिस्कवरी कब की गई थी इसकी? इसकी डिस्कवरी की गई थी 1957 में। ठीक है, किसने की थी? इसकी शायद से इसकी जो थी डिस्कवरी की थी ये विष्णुधर 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 ने की थी। तो भीमबेटका केव जो तो आपकी ये बेसिकली है कहाँ पे? ये आपका जो भोपाल से जब हम यहाँ जाते हैं ना, भोपाल वाला एरिया जो है, तो वहाँ वाले एरिया में आती है ये। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो आप कि इसकी जो क्या कहते हैं कि जो रॉक पेंटिंग है ना, ये जो इसकी रॉक पेंटिंग्स है, उस रॉक पेंटिंग्स में आपको क्या क्या लाइफ इवेंट्स के बारे में वहाँ पे देखने को मिलता है? क्या? हंटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक एंड म्यूज़िक टू द एनिमल फाइटिंग। ठीक है, हनी कलेक्शन चीज़ें, ये चीज़ें आप अपनी ना आंसर में, जो मेंस के आंसर है ना, आप उसमें भी ये स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो कि भाई इतने स्ट्राइकिंग फीचर आप एज ए एग्जांपल, जब आपको रॉक पेंटिंग के बारे में पूछा जाए तो आप उसमें ये चीज़ मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही रखते हैं फ़िलहाल इसको, भीमबेटका केव। अच्छा, सोर्स मेंशन है आपका बेसिक जो नितिन सिंघानिया की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है उसमें मेंशन है, बाकी आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है ये चीज़ें। तो आपको पता लगा कि भाई रॉक पेंटिंग्स टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQs से हमें ये ऐसी चीज़ें, हमें टॉपिक्स पता लगते रहते हैं कि भाई क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये आपका एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, ये कह रहा है कि यहाँ पे जो मलिक उल तज्जर चीफ ऑफ मर्चेंट्स कहा जाता था, बहमनी किंगडम का ये रूलर था जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मद्रा ही मैग्निफिसेंट मदरसा इन द कैपिटल, बिदार बिदार उसकी कैपिटल थी। तो बताओ किस रूलर के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है? तो यहाँ पे मोहम्मद गवान के बारे में बात की जा रही है। मोहम्मद गवान के बारे में थोड़ी डिटेल्स में आपको बता दूँ। मोहम्मद गवान का जो पीरियड था वो 1461 से लेके 1481 आई गेस, या 1482, ऐसा कुछ पीरियड था इसका। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे एक चीज़ और अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे पर्शियन, अच्छा बेसिकली ये ना, इसके बारे में अगर आप एक चीज़ देखो कि ये पर्शिया से था। ठीक है, पर्शिया से था ये एज ए मर्चेंट, ये एज ए मर्चेंट इंडिया में आया था। मर्चेंट इंडिया में आया था, फिर इसने में क्या किया था, जो बहमनी किंगडम था ना, वहाँ पे आके इसने क्या की थी, आर्मी ज्वाइन कर ली थी इसने। ठीक है, इसने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। अच्छा, जब इसने आर्मी ज्वाइन की थी तो इसको ना टाइटल दिया गया था, क्या टाइटल दिया गया था? मलिक उल तजर। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, चीफ ऑफ मर्चेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, बाय बहमनी रूलर। बहमनी रूलर कौन था उस टाइम पे जिसने इसको टाइटल दिया था? वो था हुमायूं शाह। हुमायूं शाह। ये मत समझ लेना कि ये वहाँ पे अगर ऑप्शन ऐसा इन फ्यूचर में पूछा जाए तो वहाँ पे आप मुगल एम्परर हुमायूं शाह मार करके आओ, ये नहीं, ये बहमनी किंगडम का रूलर था। ठीक है, फिर जब बहमनी किंगडम रूलर की जो हुमायूं शाह की जब उसकी सडन डेथ हो गई थी, तो उसके बाद मलिकुल तजर, जिसको हम ये महमूद गवान, तो इसी ने सारा रूलर वहाँ पे एम्पायर देखा था वहाँ पे। ठीक है, तो महमूद गवान जो था वो, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आई गेस अब आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, तो यहाँ पे आपके जो थे वो 22 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन थे हमारे हमने देख लिए यहाँ पे।